Dear students, now we discuss about dielectric constant and about dielectrics. First, what do you mean by permittivity of a medium? Define dielectric constant in terms of forces between two charges. What is permittivity? Permittivity terms are used in whole electrostatics by me and by us. Permittivity, what is permittivity? Permittivity is the expansion rate of any medium of electric field. What is permittivity? Permittivity is the expansion rate of electric field in any medium in which it is placed or any charge is placed. In other words, permittivity is the property of any medium. Permittivity is the property of any medium which determines the electric force between two charges situated in that medium. Third thing, we can say this: permittivity shows the behavior of any medium with respect to electric field or expansion of electric field. जिस तरह से अलग अलग जो आपका लाइट है, लाइट को वैक्यूम में भी चलती है, उसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, मीडियम की नीड्स नहीं होती, लेकिन जब लाइट वैक्यूम में चलती है तो उसकी स्पीड अलग होती है, उसकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। लेकिन वही लाइट जब वाटर में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड अलग हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। वही लाइट जब ग्लास में ट्रेवल करती है या ऑयल में ट्रेवल करती या मिल्क में ट्रेवल करती, किसी अनदर मीडियम में, यदि डेंस मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो 100% उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होगी, और वेवलेंथ कम होने के साथ साथ उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक उसी तरह जब चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि कोई चार्ज है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में होगी। अब मीडियम का बिहेवियर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होता है, उनके चार्जेस के बीच में यदि वहां पर उस मीडियम में एक से अधिक चार्जेस रखे हैं तो उनके बीच फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या करेगा? इट इज डिटरमाइंड बाय द मीडियम, बिहेवियर ऑफ मीडियम विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना डेंस मीडियम होगा वैक्यूम, जितना डेंस मीडियम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी रिड्यूस हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। और जितना क्या कहते हैं रेयर मीडियम होगा, जैसे वैक्यूम है, एयर है, तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और फोर्स की मैग्नीट्यूड भी उतने ही टाइम्स बढ़ जाता है। तो परमिटिविटी क्या है, ये बात समझ में आ गई होगी। सेकंड क्वेश्चन था, इसी का पार्ट था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर रिलेटिव परमिटिविटी। इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी, the property of any medium which determines the electric force between two charges situated in that medium is known as absolute permittivity, is called absolute permittivity. Second, dielectric constant are relative permittivity. यदि in other words में कहें तो जो स्टैंडर्ड माना गया है कि इसके वैक्यूम की जो परमिटिविटी है वो अबाउट 1 की मानी गई है। फ्री स्पेस की या वैक्यूम की आपकी परमिटिविटी की वैल्यू 1 ली गई है, जिससे कि आप जब हम क्या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका सारी परमिटिविटी बोलूँ तो जितने भी हैं हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी मीडियम की, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की या किसी भी मीडियम की जब
परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी के रिस्पेक्ट में रेशो के रूप में शो किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी. हाउ कैन इट डिफाइन? नाउ वी डिस्कस. सपोज कंसिडर द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 placed in vacuum at distance r from each other is given by force on vacuum is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 upon R square. कूलम्स के रूल के हिसाब से यदि टू चार्जेस Q1 Q2 एक दूसरे से R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो वैक्यूम, यदि उनके बीच का मीडियम वैक्यूम या एयर है, तो उस कंडीशन पर उन चार्जेस के बीच अप्लाइड कूलम्बिक फोर्स कितना होता है? F वैक्यूम इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. If we change the medium of this system of charges, यदि इस चार्ज को डिस्टेंस r पर जो चार्ज रखे उन्हें एक सिस्टम मान लिया जाए और इन चार्ज के बीच का जो मीडियम था एयर या वैक्यूम, उसको किसी अनदर मीडियम से रिप्लेस कर दिया जाए जिसका कि परमिटिविटी एप्सिलॉन हो. कहने का आशय यह है कि जो एयर वैक्यूम में हमने टू चार्जेस के सिस्टम आर डिस्टेंस पर रखकर एक सिस्टम बनाया था, इस सिस्टम के वैक्यूम या एयर को एप्सिलॉन परमिटी वाले मीडियम से यदि हम रिप्लेस कर देते हैं, देन व्हाट विल बी फोर्स? Coulombic force. Then Coulombic force will be F medium is equal to 1 upon 4 pi epsilon into Q1 Q2 upon R square. When we divide equation 1 by equation 2, we get force vacuum upon force medium is equal to epsilon up upon epsilon naught. The ratio epsilon upon epsilon naught of the permittivity epsilon of the medium to the permittivity epsilon naught of the free space is called relative permittivity, which is represented by epsilon r, or dielectric constant, which is represented by K of the given medium. Hence epsilon r is equal to K is equal to एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम. तो किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी, किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी उस मीडियम की गिवन मीडियम के एब्सोल्यूट परमिटिविटी, गिवन मीडियम के एब्सोल्यूट परमिटिविटी और वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी का रेशो होता है. द रेशो ऑफ परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, द रेशो ऑफ permittivity of absolute permittivity of any medium to permittivity of air or vacuum is known as relative permittivity, and it is represented by epsilon r. It is represented by epsilon r, and it is also called dielectric constant of that medium, and it is also called dielectric constant of that medium, and it is represented by K. Relative permittivity and dielectric constant are same term, same physical quantity, but name are different. Okay? अब इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं कि केवल जो आपके एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी को दूसरे टर्म्स में हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि द रेशो ऑफ forces between two charges, the ratio of forces between two charges in different medium, in vacuum and the ratio of माने the relative permittivity or dielectric constant of any medium is the ratio of the force between two charges in free space to the force between same system of charge in another medium. Okay,
तो ये जो होगा, माने कहने का मतलब ये है कि ना केवल जो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो किसी मीडियम के एब्सोल्यूट परमिटिविटी और फ्री स्पेस अर्थात वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन नॉट के रेशो के इक्वल होता है। इसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी को फोर्स बिटवीन चार्जेस भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि किन्हीं भी दो चार्जेस, किन्हीं भी r डिस्टेंस पर रखे दो चार्जेस के बीच या किन्हीं भी दो चार्जेस के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर बने सिस्टम को वैक्यूम और एयर में रखने पर वैक्यूम पर अप्लाइड फोर्स और अनदर मीडियम में अप्लाइड फोर्स के रेशो को उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन स्मॉल सा खत्म हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। 5 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स? वी नो दैट कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स, and fourth name is dielectric. Conductors which contain free electrons as a charge carrier. Insulators which are lack of free electrons, they does not flow the current inside it. And semiconductor, ये बीच की स्थिति हो गई कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पर वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर से कम पर वो क्या होते हैं, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। नियम के अनुसार जो एच.सी. वर्मा कहते हैं उसके हिसाब से, जो कुछ लोगों ने कहा कि डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स हैं, लेकिन माना ही जाता है कि डाइलेक्ट्रिक्स एक फोर्थ टर्म है। मैं माने एक ये इनमें से तीनों से अलग है। तो डाइलेक्ट्रिक्स, द substances are materials which does not allow to flow of current inside it, but when they are placed inside the electric field, they show the electrostatic effect or electrostatic field inside it। माने डाइलेक्ट्रिक ऐसे सबस्टेंसेस, ऐसे मटेरियल्स जो अपने में से करंट को पास नहीं होने देते, इनके अंदर लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट से स्ट्रिक्टली बाउंडेड होते हैं, जिसके कारण इनमें लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। और लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये चार्ज कैरियर की लैक ऑफ चार्ज कैरियर होता है, और लैक ऑफ चार्ज कैरियर के कारण ये अपने अंदर करंट को फ्लो नहीं होने देते। एक प्रॉपर्टी हुई डाइलेक्ट्रिक की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या हुई कि ऐसे सबस्टेंसेस, ऐसे मटेरियल जिनमें ऑर्बिट्स की जो एटम्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपने एटम्स के ऑर्बिट से टाइटली बाउंडेड होते हैं, जिसके कारण ऐसे मटेरियल्स, ऐसे सबस्टेंसेस में लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या लैक ऑफ चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल में चार्ज कैरियर के रूप में कौन काम करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि इसमें चार्ज कैरियर का लैक है, लैक ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देगा, अर्थात करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं होने देता। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी बहुत काम की, ये इंसुलेटर भी करता है और डाइलेक्ट्रिक्स भी करते हैं। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी में कहा गया कि व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इसे उठा के आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो दे प्रोड्यूस्ड
are a electric field produced, a static electric field produced inside it. जैसे ही हम इसे उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर अपनी स्वयं की एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है जिसका डायरेक्शन जो अप्लाइड फील्ड के, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में होता है। माने ये डाइलेक्ट्रिक जो है, डाइलेक्ट्रिक्स को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये डाइलेक्ट्रिक्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं तो इनके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है खुद से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड मैनी टाइम्स। तो दो बातें हैं, अब आप डाइलेक्ट्रिक्स क्या है समझ गए होंगे कि ऐसे सबस्टेंसेस या मटेरियल्स जो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देते, लेकिन जब इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स शो करते हैं। तो ये सबस्टेंसेस इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स शो करते हैं और यही इसका इम्पोर्टेंस है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करते हैं जिसके कारण पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है और पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है और जब पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब हम कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं, इसके पहले डाइलेक्ट्रिक को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो हम क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी सबस्टेंसेस हैं, अब बिल्कुल कंट्राडिक्शन है, कुछ ऐसे सबस्टेंसेस हैं जो अपने अंदर से लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण किसी भी स्थिति में करंट को फ्लो नहीं होने देते। यदि हम इन्हें कहीं भी रख दें तो ये एज ए इंसुलेटर वर्क करेंगे। वर्क कैसा करेंगे? एज ए इंसुलेटर, मतलब इनसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे वैसे ही ये अपना खुद का क्या कर लेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देंगे, जिससे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जब इंटेंसिटी रिड्यूस्ड होगी तो पोटेंशियल भी रिड्यूस्ड होगा और जब पोटेंशियल रिड्यूस्ड होगा तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब हम कैपेसिटी में डिस्कस करेंगे तो ये बात समझ में आएगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। The dielectric substances which have a natural dipole in the molecule form। कुछ ऐसे डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंसेस होते हैं जिनमें नेचुरली प्रत्येक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, क्योंकि ऐसे सबस्टेंसेस के क्रिएशन के समय सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज इज नॉट कोइंसाइड एट ए पॉइंट। या हम कह सकते हैं कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ, ऐसे डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंसेस पाए जाते हैं जिनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पर नहीं होता, ये अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पर होता है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल कि यदि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट ए मिनिमम डिस्टेंस देन दे फॉर्म ए इलेक्ट्रिक डायपोल and each electric dipole have a permanent dipole moment. Its shape is unsymmetric. Shape of molecule is always unsymmetric. Since they are not coincide,
since center of mass of positive charges and center of mass of negative charges are not coincide, so each molecule is converted into a electric dipole and it is found in nature, so it is called naturally इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मतलब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जिनमें प्रत्येक मोलिक्यूल जो है, जिनमें प्रत्येक मोलिक्यूल के सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज आर नॉट कोइंसाइड, अर्थात वो एक ही पॉइंट पर दोनों लाइज नहीं करते, दोनों के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट होता है। और इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन से इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए स्मॉलर डिस्टेंस देन दे फॉर्म ए इलेक्ट्रिक डायपोल एंड ईच इलेक्ट्रिक डायपोल कंटेन्स ए परमानेंट डायपोल मोमेंट। तो इस तरह से क्या होता है कि इसके प्रत्येक मॉलिक्यूल एक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया और इस प्रत्येक इलेक्ट्रिक डायपोल का एक परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है। इन नेचुरली क्योंकि इनके मास क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ चार्जेस आर नॉट कोइंसाइड, तो इनके शेप्स भी अनसिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक नहीं पाए जाते। लेकिन अब इसका कहने का मतलब है कि यदि प्रत्येक इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल जैसे H2O हो गया, HCl हो गया, NH3 हो गया, तो H2O का जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिक डायपोल है, HCl इलेक्ट्रिक डायपोल है। क्यों है ये भी बता रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ चार्जेस आर नॉट कोइंसाइड, माने एक ही पॉइंट पे दोनों के चार्जेस नहीं है, तो इस कारण से दे कैन नॉट कैंसिल इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दे फॉर्म ए इलेक्ट्रिक डायपोल। तो दे फॉर्म ए इलेक्ट्रिक डायपोल, ईच डायपोल कंटेन्स ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, but in normal condition due to thermal agitations they form different structures and cancel effect of each other। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनके ये डायपोल, इनके ये इलेक्ट्रिक डायपोल मॉलिक्यूल इस तरह से थर्मल वाइब्रेशन के कारण, थर्मल एजिटेशन के कारण इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। यही कारण है कि नॉर्मल कंडीशन में H2O या HCl हमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते नहीं दिखाई देते। क्योंकि यदि आप, मैं कहूँगा कि ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का प्रत्येक मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और प्रत्येक इलेक्ट्रिक डायपोल का एक परमानेंट डायपोल मूवमेंट है, और जब प्रत्येक का डायपोल मूवमेंट है तो इस कंडीशन में इन्हें नॉर्मल कंडीशन में भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि थर्मल एजिटेशंस के कारण ये इस तरह से एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं कि जिससे एक दूसरे के डायपोल मूवमेंट के इफेक्ट को क्या कर सकें, कैंसिल कर सकें। तो ये डायपोल मूवमेंट के जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक दूसरे के कारण प्रोड्यूस होता है उसको थर्मल एजिटेशंस के कारण कैंसिल कर देते हैं। इस कारण से नॉर्मल कंडीशन में हमें इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट्स शो नहीं होता। सेकेंड पॉइंट था इसी का, फर्स्ट टाइप्स हो गया पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और सेकेंड टाइप्स है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जिस तरह से पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस जिनमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर कोइंसाइड and there are no any electric dipole inside it and dipole moment of each molecule is zero, but when they are placed in electric field they show the electrostatic effect. The substances
the dielectric substances which cannot contain any electric dipole molecule, and each dipole moment of each molecule is zero. Center of mass of positive charges and negative charges are coincide, but when they are placed inside electric field, they show the electrostatic effect, is known as non-polar dielectrics. When non-polar dielectrics are placed inside the electric field, then due to effect of electric field, center mass of positive charge is displaced or repelled from its original space in the direction of electric field, while center of mass of negative charges are displaced in the opposite direction of electric field due to attraction. So a minimum distance is created between center of mass of positive charges and center of mass of negative charges. So each molecule is converted into induced electric dipole, and each electric dipole have a particular dipole moment, and when they align in the particular direction or in the direction of electric field, then they show the electrostatic effect. तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस हैं जिनमें कि कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता. क्यों नहीं होता? कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता क्योंकि उस मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ मास, पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पर होते हैं या कोइंसाइड होते हैं, जिसके कारण भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं. और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल है ही नहीं मॉलिक्यूल, तो उसका कोई डाइपोल मूवमेंट भी नहीं होगा. इस तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि उनके सेंटर ऑफ मास ऑफ चार्जेज आर कोइंसाइड, इनका कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं है. लेकिन सेकंड इफेक्ट जो है, सेकंड जो टॉपिक प्रॉपर्टी थी डाइपोल की, वो क्या थी कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं, दे शो द इफेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट. तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट क्यों शो करते हैं? तो उसका जब हम ऐसे सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल हो जाता है अपने प्लेस से, कुछ रिपेल हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है. जबकि जो नेगेटिव चार्ज है अपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है, जिसके कारण सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस and center of mass of negative charges are displaced from each other at a definite distance. तो प्रत्येक मॉलिक्यूल में होता यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आपके दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट से डिस्प्लेस होके डिफरेंट पॉइंट्स हो जाते हैं और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्जेस हैं, देन दे फॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के
प्रेजेंस में नॉन पोलर जो है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल इंड्यूस्ड हो जाता है। और इन इलेक्ट्रिक डायपोल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को शो करते हैं। जैसे आपका ग्लास हो गया, ऑक्सीजन O2 N2, माने O2 हो गया, N2 हो गया, ग्लास हो गया, बहुत सारे नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं के एग्जांपल्स हैं। तो ये हो गया तीसरी चीज, व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स, टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, थर्ड पॉइंट था पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। सिर्फ डेफिनेशन देना रह गई, बाकी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं लगभग। पोलराइजेशन प्रोसेस है, पोलराइजेशन प्रोसेस है किसकी, अलाइन, टू अलाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन एनी पोलर। अब पहले पोलर के लिए ले लेते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स व्हेन polar dielectrics are placed in any external electric field, then due to applied electric field, natural electric dipole means molecule of polar dielectrics are aligned in the direction of electric field. When we increased electric field, these alignment are increased, and when they are aligned, all are some molecule electric dipoles are aligned in the direction of electric field, then adding it, they form a net electric dipole of that polar dielectrics. This process of alignment, this process of alignment in the direction of electric field is known as polarization of polar dielectrics. जब किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो चूंकि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में नेचुरली प्रत्येक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल, ये नेचुरली इलेक्ट्रिक डायपोल अर्थात प्रत्येक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने लगता है। इसका आशय है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मॉलिक्यूल हैं वो उनका माइनस पॉजिटिव साइड ऑफ प्लेट और पॉजिटिव माइनस साइड ऑफ प्लेट अरेंज होने लगता है। तो जैसे ये अरेंज होता है तो ये पूरा अलाइनमेंट सम होके एक नेट डायपोल मूवमेंट बनाता है, एक नेट डायपोल मूवमेंट देता है ये पोलर डाइलेक्ट्रिक। ये प्रोसेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के या पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के इलेक्ट्रिक डायपोल अर्थात मॉलिक्यूल्स के फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने की प्रोसेस को ही पोलराइजेशन कहते हैं। जब किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इसका प्रत्येक मॉलिक्यूल चूंकि इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अर्थात पॉजिटिव टू नेगेटिव अरेंज होने लगता है, अलाइन होने लगता है, और इनके अलाइन होने के कारण एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होने के कारण इसका एक पर्टिकुलर नेट
इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हो जाता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट शो करते हैं। ये इसके अलाइन होने की जो प्रोसेस है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने की प्रोसेस या फिनोमिना को पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहा जाता है। दैट्स ऑल। पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो व्हेन any non-polar dielectric substance are placed inside the external field, inside the external electric field, then under the effect or under the influence of electric field, its molecules are induced into a electric dipole. Its molecules are converted into induced electric dipole, and these electric dipoles are aligned into the direction of electric field. So this process of alignment of these induced electric dipole is known as polarization of non-polar dielectrics। जब किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इसके इन्फ्लुएंस में, अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड negative charges are displaced at a particular distance from a point। जो एक पॉइंट पर थे वहां से ये अलग अलग डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिनके कारण इन दोनों के बीच में इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट चार्जेस के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पैदा हो जाती है। और इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जब इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तो इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं, और प्रत्येक इलेक्ट्रिक डायपोल का एक परमानेंट क्या होता है, डायपोल मूवमेंट हो जाता है। तो इनका एक डायपोल मूवमेंट हो जाएगा, और जब डायपोल मूवमेंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में ये एक लाइन से एक स्ट्रेट लाइन में क्या होने लगेंगे, अलाइन होने लगेंगे। और जब ये लाइन होने लगेंगे तो इनका डायपोल मूवमेंट आपस में प्लस हो जाएगा, और इसके डायपोल मूवमेंट के प्लस होने पर ये पूरे डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का एक नेट डायपोल मूवमेंट हो जाएगा। ये पूरी प्रोसेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल में कन्वर्ट होना और उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने की जो प्रोसेस या जो फिनोमिना है उसे ही नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। फोर्थ पार्ट था बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डाइलेक्ट्रिक्स है बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं, जितने भी कंडेंसर और कैपेसिटर हम पढ़ते हैं तो उनमें इन्हीं का यूज किया जाता है। तो जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम डाइलेक्ट्रिक्स को इसीलिए गंभीरता के साथ स्टडी कर रहे हैं। जब किसी डाइलेक्ट्रिक्स को, पोलर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को हम कहाँ रखते हैं, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, प्लेस्ड करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल और नेचुरल इलेक्ट्रिक डायपोल इज अलाइंड in the direction of electric field when
any polar or non-polar dielectric substances are placed inside the external electric field, then the natural electric dipole or molecule or induced electric dipole is arranged or aligned